प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आप सब लोगों पे बहुत प्राउड फील होता है कि आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया पेशेंट ठीक कर रहे हैं और ऐसे चैलेंजिंग चैलेंजिंग केसेस ठीक कर रहे हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि हमारा जो समूह है जिसमें हम लोग रोज शाम को, अभी सर थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो सुबह भी लेक्चर शुरू हो जाएगा। अभी क्या है कि सर थोड़ा सर का तबीयत ठीक नहीं है तो सुबह जूम ऑन करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सुबह का भी लेक्चर शुरू होगा, शाम का भी होगा। अभी हम शाम का भी जो कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लेक्चर्स होते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग केसेस, अलग अलग द्रव्यों के बारे में, अलग अलग व्याधियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम काशीस भस्म के बारे में चर्चा करेंगे। मैं पहले कुछ बताऊंगा। भैषज्य सार संग्रह करके एक किताब है, भैषज्य सार संग्रह। उसमें से काशीस भस्म का रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को भी एक काम आएगा। और दूसरा बात है कि आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा ये लेक्चर होने के बाद। तो मैं अभी काशी भस्म के बारे में बताऊंगा, बाद में आप लोग अपना अपना अनुभव भी बताइएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। तो काशीस भस्म जो है वो भैषज सार संग्रह में बताया गया है। और इसको हीराकस, हीराकस नाम का, मतलब लोकल भाषा में हीराकस बोलते हैं। तो यह 1 किलो लेना है। तो हम हमारे जो धातु वगैरह हैं उसको शुद्ध करते हैं ना, तो तैलम तक्रे गवा मूत्रे ह्यार नाले कुलत्थजे, ऐसा बताया कि मतलब शुद्धि करने के लिए हम लोग 5 चीजों का पहले सामान्य शुद्धि करते हैं कि तेल में, तक्र में, गोमूत्र में, कुल्थी के काढ़ा में और कांजी में हम लोग कोई भी चीज को डुबा के और हम लोग शुद्ध करते हैं। और तो इसका सामान्य शुद्धि के द्रव्य वैसे जैसे लौह का करते हैं सामान्य शुद्धि, स्वर्ण का करते हैं। मतलब सामान्य शुद्धि एक होता है, एक विशेष शुद्धि होता है, स्पेशल शुद्धि। तो सामान्य शुद्धि में तेल में पूरा तरह से इसको गर्म करके फिर तेल में डुबा देना है। फिर उसके बाद में वो तेल अलग करना है और उसको फिर से बॉईल करना है। फिर उसको तक्र में डालना है, जो छाछ होता है उसमें डालना है। फिर उसके बाद में उसको छाछ को निकाल देना है। फिर उसको गर्म करना है, फिर गोमूत्र में। फिर उसके बाद में गोमूत्र निकाल देना है, फिर उसको गर्म करना है, फिर कुल्थी के काढ़ा में। फिर उसके बाद में फिर से उसको कुल्थी का काढ़ा हटा के फिर उसको फिर से लेना है, फिर कांजी में। इस तरह से 5 चीजों में इसकी शुद्धि होती है। उसके बाद में जब विशेष शुद्धि करना है तो भृंगराज नाम की वनस्पति होती है जो बालों के लिए अच्छी होती है। तो भृंगराज का स्वरस निकालना है। और अगर स्वरस न मिले तो काढ़ा में, तो उसमें डुबा के विशेष रूप से शुद्धि हो जाती है। फिर इसका मारण करते हैं। मारण करने से वो भस्म बन जाता है और उसका मतलब और पोटेंसी बढ़ जाती है। तो मारण करना है तो वह जो ये जो रहता है एलोवेरा, कुमारी, कुमारी का जो जेल होता है फ्रेश, उसमें लेके उसको घोटते जाना है, घोटते जाना है और मारण करना है। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि भस्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धातुओं का भस्म बनाने के लिए विधिवत तेल में, तक्र में, गोमूत्र में, कुल्थी के काढ़ा में और कांजी में हीराकस को पूरी तरह से धातुओं की जैसे ही तपा कर, और फिर क्या करना है कि ये सारे द्रव्य जो है 5 चीज, तेल, तक्र, गोमूत्र, कुल्थी का काढ़ा और कांजी, इसमें 7 बार, 7 7 बार हमें डुबाना है। तो इस तरह से ये 35 टाइम इसको हम डुबाते हैं और शुद्धि करते हैं। उसके बाद में जो हीराकस का जो हमें मिलता है, जो पार्ट मिलता है इतना शुद्ध होने के बाद, फिर उसमें हमें भृंगराज रस के उसमें डुबा के रखना है, इसको भिगो के रखना है। और फिर क्या करना है कि 3 प्रहर जो भृंगराज का रस है उसमें इसको लेके और घोटते जाना है। और फिर दोला यंत्र में घोटने के बाद फिर क्या करना है, दोला यंत्र में इसको पकाना है। जिस तरह से पारद को दोला यंत्र में पकाते हैं उस तरह से इसको पकाना है। फिर उसमें क्या करते हैं कि भृंगराज और एलोवेरा का जो अंदर का जो जली है वह लेके फिर पुट देते हैं। 3 पुट अग्नि देके ये भस्म तैयार हो जाता है। ऐसा जब करते हैं, इसमें देखिए कितना मेहनत लग रहा है। ऐसा जब करते हैं तो पुट देने के बाद बिना ऑक्सीजन का जो ये बन जाता है, ऑक्सीड नॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म, मतलब बिना ऑक्सीजन के जो हम लोग उसका राख बनाते हैं उसको हम भस्म बोलते हैं। तो यह लाल रंग का भस्म हो जाता है। और फिर हम लोग इसका परीक्षा कैसे करते हैं कि वो सूक्ष्म है क्या, बारीतर है क्या, मतलब पानी के ऊपर तैरता है क्या, अपुनर्भव, रेखा पूर्णत्व, मतलब अपने उंगलियों के बीच में रखेंगे तो वो अपने उसमें रेखा पूर्णत्व ऐसे आ जाता है। फिर निर्धूम, धूम नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से काशिश भस्म तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद में भस्म थोड़ा सा सिंपल है दूसरे धातुओं की अपेक्षा, तब भी इसको अच्छे से करना चाहिए तो हमारे पास शुद्ध काशिश भस्म मिल जाता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यह वात नाशक है
और अगर ज्यादा मात्रा में लिए तो पित्तवर्धक है और कफ नाशन का उत्तम कार्य करता है। इसका अगर हम लोग देखेंगे काशीस भस्म का, तो रस धातु, रक्त धातु और शुक्र धातु पे विशेष रूप से कार्य होता है। और मल पे देखेंगे तो शकृत मल जो रहता है, पुरुष मल जो रहता है, उस पे इसका विशेष कार्य रहता है। काशीस भस्म का प्रयोग करें देखें तो ये स्त्रियों का जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उस पे बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर बीज वाहिनियां मतलब फेलोपियन ट्यूब में अच्छा काम करता है, फिर स्तनों पे काम करता है, रक्त पे विशेष रूप से, और जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, उस पे अब कहीं पर वुंड हीलिंग वगैरह है तो वहां कैपिलरीज का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है, तो वहां पर हम लोग काशीस भस्म का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा स्त्रोतस देखें तो रक्तव स्त्रोतस, आर्तव स्त्रोतस, शुक्रव स्त्रोतस पे इसका अच्छा कार्य होता है। और यह आमावस्था में नहीं देना चाहिए, कभी भी इसको देना है तो निरामावस्था में, जब अग्नि बढ़ जाता है तब इसको देने से ज्यादा कम होता है। और ऐसे ये खुद भी अग्नि को बढ़ाता है, लेकिन इसको आम नहीं चाहिए। आम मतलब यह एकदम दीपन द्रव्य नहीं है, लेकिन अगर निरामावस्था रहे तो यह अग्नि को और प्रदीप्त कर देता है। उसी तरह से इसका विशेष रूप से उपयोग होता है तो स्त्रियों का जो मेंसेस रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, इरेगुलर मेंसेस आ रहा है, या फिर एमेनोरिया है, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, फिर उसके बाद में इरेगुलर मेंसेस, डिसमेनोरिया, फिर मेट्रोहेजिया, जितने भी ये बीमारियां हैं, रक्त प्रदर, कष्टार्तव, अपने भाषा में देखे तो कष्टार्तव, अनार्तव, फिर अल्पार्तव, ये जितने भी आर्तव संबंधी व्याधियां हैं, उन सब में काशीस भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह मधुर रसात्मक होता है, शीत वीर्यात्मक होता है, और पेट में जाके मधुर विपाक का हो जाता है, मतलब पेट में जाके मीठा हो जाता है। यह पृथ्वी, आप और अग्नि तत्व का वर्धन करता है और वायु को साम्यावस्था में रखता है, और यह आम का पचन करता है, निरामावस्था में और स्त्रोत को ठीक करता है, मतलब शुद्ध करता है, तो यह आकाश तत्व का वर्धन करता है। इसी तरह से ग्रंथों में देखा जाए काशीस भस्म के बारे में तो यह स्त्रियों का जो मेंसेस रिलेटेड जितने भी विकार हैं उसमें काम करता है, नेत्र विकारों में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से केश विकार, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। श्वित्र जैसे त्वचा विकारों में काशीस भस्म का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और अगर हम लोग कन्या लोहादी वटी देखते हैं, आप लोगों ने जरूर कन्या लोहादी वटी देखा होगा, यूज किया होगा, मैंने कन्या लोहादी वटी पे बहुत बार लेक्चर भी लिया है। तो कन्या लोहादी वटी में काशीस भस्म डाला हुआ है, जो बहुत ही अच्छा काम करता है, उससे मतलब मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं, और काशीस भस्म डालने की वजह से उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छा हो जाता है। और कन्या लोहादी वटी का जो आप लोगों ने देखा होगा कि हर तरह के मेंसेस रिलेटेड, हर तरह के बीमारियों में वह काशीस मतलब कन्या लोहादी वटी बहुत बढ़िया काम करता है। तो यह काशीस का कमाल है कि उसमें और भी घटक द्रव्य है, उसके साथ में यह बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो इसका मात्रा देखें, 50 से 125 mgm, मतलब आध 1/4 रत्ती से 1 रत्ती तक इसका डोज होता है। और अनुपान में दूध के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, घी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, मक्खन के साथ प्रयोग कर सकते हैं, फिर अदरक के रस के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। जिनमें आरबीसीज नहीं बन रहा है, जो भी पेशेंट में खून की कमी है, उनको काशीस भस्म का प्रयोग करा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा, यह रक्त को बढ़ा देता है। इसी तरह से सुबह और रसायन काल में हमको इसको कब देना है, तो सुबह दे, रसायन काल में दे, जब सूर्योदय होता है उसके 1.5 घंटे पहले अगर दे तो यह बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से यह रात को सोने के पहले अगर दे दिया जाए तो काशीस भस्म बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसा मेरे प्रैक्टिस में भी है, इंटरनल यूज में यह रक्ताणुओं को बढ़ा दिया है, मतलब आरबीसी को बहुत अच्छा बढ़ा दिया है। उसी तरह से जहां पर ये बोलते हैं कि जिन लोगों को, अब ये किसको नहीं देना चाहिए काशीस भस्म, जिनको धातु के भस्म नहीं चलता है, मतलब उनको साथ में नहीं है धातु का भस्म, पचता नहीं है, उनको नहीं देना है। या मल प्रवृत्ति ब्लैक हो रहा है, उनको ये नहीं देना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और बढ़ सकता है। इसी तरह से काशीस भस्म जो है वह हम लोग कन्या लोहादी वटी में प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह जितना पुराना रहे उतना यह अच्छा रहता है। काशीस भस्म के बारे में रस रत्न समुच्चय में क्या बताया, स उष्णम कषाय अम्लतीव नेत्रियम, मतलब यह उष्ण वीर्यात्मक है, कषाय और अम्ल है, और नेत्रियम आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। विषानिल श्लेष्म गद व्रणग्नम, मतलब विष को दूर करता है, वायु को शमन करता है, कफ को शमन करता है। और ये अगध द्रव्य व्रणग्नम, व्रण जो रहता है वुंड,
उसको ये पूरी तरह से हील करता है। श्वित्र शयग्नम, मतलब श्वित्र जो है लिकोडर्मा, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं विटिलिगो, सफेद कोढ़ में और क्षय रोग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। केश रंजनम च, बालों को कलर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है अलग अलग विधियों से, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। बालिनम हत काशितम कांतम काशिस समारितम, मतलब अगर बाल सफेद हो रहे हैं उसमें भी काशिस भस्म का प्रयोग एक थोड़ा ज्यादा दिन तक किया जाए तो बाल को ये काला कर देता है इंटरनल यूज से। इसी तरह से आम संशोषणम श्रेष्ठम, आम को संशोषित करता है, मतलब आम को सुखा देता है। श्रेष्ठम मंदाग्नि परिदीपनम, रस रत्न समुच्चयकार का मत है कि ये दीपन कार्य करता है, मंद अग्नि को बढ़ा देता है। फिर बोल रहे हैं कि रसायन विधान सेवितम वत्सरावपि वधि, मतलब 1 संवत्सर तक, मतलब 1 साल तक रसायन विधि से कंटिन्यू अगर सुबह के टाइम पे खाया जाए तो यह क्या करता है कि पांडु क्षयामयम, मतलब पांडु रोग क्षय रोग उसको दूर कर देता है। पलितम बलि भी सार्धम, मतलब बाल सफेद हो रहा है, बाल गिर रहा है, उसमें अगर रसायन विधि से 1 साल तक प्रयोग कर दिया जाए तो विनाशयति निश्चितम, निश्चित रूप से यह बालों का गिरना, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, हेयर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को यह ठीक कर देता है। काशिस भस्म जो है, ऐसा बताया रसरत्न समुच्चय के हिसाब से कि यह उत्तम आम संशोषक होता है, मंदाग्नि को उत्तेजना देकर, मंदाग्नि को प्रदीप्त करके तीक्ष्ण नॉर्मल अग्नि कर देता है, उसमें तीक्ष्णता लाती है। मंद का ऑपोजिट गुण है तीक्ष्ण, तो तीक्ष्णता ला देता है, इतना तीक्ष्ण की नुकसान करे लेकिन वह अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। इसी तरह से यह अगर काशिस भस्म को घी और मधु को विषम मात्रा में ले दिया जाए तो यह आम का पचन बहुत अच्छे से करता है। यह पचनेन्द्रिय और पचनेन्द्रिय के आसपास जितने भी अवयव हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है और रक्त धातु की विकृति उसको ठीक कर देता है। और रक्त का जहां पर भी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जहां पे इंद्रियों में नहीं हो रहा है, जैसे कि बहुत बार एट्रोफिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि रेटिनल आर्टरी एट्रोफिक रहता है, रेटिनल आर्टरी जो रहता है या ऑप्टिक आर्टरी का एट्रोफी हो गया है, या फिर मैकुलर डिजनरेशन हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर मैकुलर डिजनरेशन वगैरह जहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है वहां पे कासिस भस्म दे दिया तो यह ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है। उसी तरह से कहीं कहीं पाचक पित्त का कार्य नहीं हो पा रहा है, पित्त बहुत वीक है, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन करना है तो पित्त की उष्णता, तीक्ष्णता जो कम हो गई है उसको ये बढ़ा देता है, तो इससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है। इसी तरह से आंखों की जितने भी बीमारियां हैं जैसे कि अभिषंध है, कंजक्टिवाइटिस, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। आ रही है 1 मिनट रुकिए, मेरे को ना 1 मिनट रुकिए, मुझे ब्लॉक करने दीजिए। इसी टाइम पे जानबूझ के मुझे ना डिस्टर्ब करने के लिए फोन किया जाता है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बस। अगर मैं ब्लॉक नहीं करूंगा तो मुझे कंटिन्यू फोन आके फिर ब्लॉक कर दिया, मतलब डिस्टर्ब किया जाएगा। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो ये काशिस भस्म है, ये नेत्राभिषंद में, पोयाभिषंद में, नेत्र व्रण में बहुत बढ़िया काम करता है। और यह इसका काशिस भस्म का शब्दोद्घृत के साथ मिक्स करके और इसका नयनांजन, आंखों का अंजन बनाया जाता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। यह कषाय रसात्मक होके यह रक्त का प्रसाधन कार्य भी बहुत अच्छे से करता है। रक्त में नेत्र विकारों में रक्त का अभिसरण, मतलब ब्लड सर्कुलेशन होना और रक्त अच्छा क्वालिटी का वहां पे लाना, रक्त का प्रसादन करना, ये कार्य बहुत अच्छा करता है। और यह मृदु त्वचा में या सुकुमार इंद्र पे बहुत बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन करके इंद्रियों की गुण कार्य शैली जो है वह बढ़ा देता है। मतलब अपनी ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, उन सब ज्ञानेन्द्रिय में आंख, नाक, कान, ये जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय सेंस ऑर्गन, उनका ब्लड सर्कुलेशन ये अच्छा कर देता है। काशिस भस्म रस रत्न समुच्चय में बताया कि यह अग्नि का प्रदीपन करता है। ये पाचक रस में, जो पाचक पित्त में अगर पाचक रस की तीव्रता कम हो गई है, मतलब वो जो एसिड एसिड का जो पीएच है वो अगर कम हो गया है तो यह पाचक पित्त का जो जितना एसिड लेवल चाहिए पीएच उतना ये बैलेंस कर देता है और पित्त धातु को, पित्त दोष को ये साम्य अवस्था में ला देता है। तो पचनेन्द्रिय और पाचक रस पे इसका बहुत अच्छा विशेष कार्य देखा जाता है, ऐसा रस रत्न समुच्चय का कहना है।
इसी तरह से जो इंटेस्टाइन है, वहां पे अगर आम बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा पानी वगैरह है, वहां पे आम के साथ कीचड़ की तरफ पानी पानी जमा है, तो और उससे अजीर्ण हुआ है या फिर क्रॉनिक अजीर्ण हुआ है, और तो इसमें अगर कासीस भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो ये पूरा पानी को सुखा देगा कषाय रस से और उष्ण वीर्य से, आम का पचन कर देगा, आम का संशोषक, आम को पूरी तरह से सुखा देगा। जैसे कि पानी है तो हम लोग ड्रायर अगर करें यूज तो वो पानी को खींच लेता है, उसी तरह से जैसे वैक्यूम ये वाला होता है ना, वैक्यूम से खींच लेते हैं, उसी तरह से यह पानी को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से अगर बाल सफेद हो रहे हैं, वार्धक्य बहुत ज्यादा आ रहा है, तो और चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, तो कासीस भस्म, कांतलौ भस्म, त्रिफला चूर्ण मधु और घी के साथ विषम मात्रा में ले लें तो यह क्या मैंने बताया, कासीस भस्म, कांतलौ भस्म, त्रिफला चूर्ण, तो ये वार्धक्य मधु और घी के साथ विषम मात्रा में, मधु और घी को समान मात्रा में कभी नहीं लेना है, थोड़ा कम ज्यादा लेना है। तो यह कासीस भस्म, कांतलौ भस्म, त्रिफला चूर्ण को मधु और घी के साथ लेने से यह बुढ़ापा का जो भी रिंकल्स आ रहे हैं फेस पे, या फिर बाल सफेद हो रहे हैं, या फिर जो भी वार्धक्य जन्य सिम्टम्स पहले आ रहे हैं अर्ली एज में, उसमें बहुत अच्छा काम कर देता है। उसी तरह से पांडु रोग की प्रथम अवस्था जब रहती है, अनीमिया की जो प्रथम अवस्था रहती है, तो उसमें इसको प्रयोग किया जाता है, जो मैंने कासीस भस्म, कांतलौ भस्म, त्रिफला चूर्ण, मधु और घी बताया, वह प्रथम अवस्था में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अजीर्ण अगर है, अजीर्ण के वजह से खाना पच नहीं रहा और उसकी वजह से पांडुता, ये खून की कमी है, तो इसका तो 100% प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। इसी तरह से धातुगत पचन, मतलब रस रक्त में जो जरूरी तत्व होना चाहिए, वहां पर मतलब वो तत्व, जैसे कि हम लोग ऐसे देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट रक्त में, ऐसे ही रस और रक्त में जो भी आवश्यक घटक द्रव्य हैं वह बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर वो कम रहे तो जैसे हम लोग एमसीएचसी, एमसीवी वैल्यू देखते हैं मॉडर्न में पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में, वैसे ही मतलब एक तरह से ये कहना चाहते हैं आचार्य लोग कि रक्त के जितने भी घटक द्रव्य हैं, प्लेटलेट हो गए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, उन सब में यह बहुत बढ़िया काम करता है, तो उनको ये मतलब अच्छा क्वालिटी का बना देता है। उसी तरह से वातज, गुल्म में और शूल में इसका प्रयोग करते हैं, अग्नि प्रदीप्त करके शूल और गुल्म को यह पूरी तरह से नष्ट करता है। अग्नि प्रदीप्त हो गया तो वो वायु अपने आप रास्ता उसका खुल जाता है, वायु निकल जाता है, तो गुल्म और शूल, शूल मतलब पेट में दर्द हो रहा है, उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कभी कभी बॉडी में सेंद्र विष होते हैं, मतलब जो कार्बनिक पॉइजन टाइप, मतलब सेंद्र विष जो रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो वो विष को पूरी तरह से नष्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग अगध द्रव्य जो न्यूट्रलाइज करे जो भी विष गया है, उसमें कासीस भस्म का प्रयोग अगर करना है तो इसमें आरोग्य वर्धनी वटी, कपर्दिका भस्म, ताम्र भस्म, ऐसे रसायन, या फिर जैसे कि केमोथेरेपी हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पे विष दिया जा रहा है, केमोथेरेपी में केमिकल्स दिया जा रहा है। अब वो विष को किस तरह से निकाले, हम पेशेंट को रोज विरेचन नहीं दे सकते, कैंसर पेशेंट को वो खुद ही पेशेंट वीक हुआ रहता है, उसको खुद लूज मोशन हो रहा होता है, तो वहां पर न्यूट्रलाइज करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, वहां पे कासीस भस्म का प्रयोग कर दिया जाए। कासीस भस्म, आरोग्य वर्धनी वटी, कपर्दिका भस्म या ताम्र भस्म, जैसे अवस्था है, प्रवाल पिष्टी, कामदुधा रस, ऐसे अगर दे दिया जाए पेशेंट की अवस्था के हिसाब से, तो यह रसायन के रूप में प्रयोग होता है और ये विष को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करके डिटॉक्स कर देता है। इसी तरह से अगर बर्निंग सेंसेशन है बहुत ज्यादा और वायु अच्छे से प्रतिलोमित नहीं हो रहा है, पेट में गड़गड़ गड़गड़ हो रहा है, तो कासीस भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो निज व्रण है या फिर नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड है, वहां ऐसे बहुत ऐसे व्रण जो रहते हैं वुंड, उसमें कासीस भस्म का प्रयोग इंटरनल भी यूज करना चाहिए और एक्सटर्नली भी यूज करना चाहिए। निज व्रण में रक्त और मांस, इसमें पित्त दृष्टि के लक्षण रहे तो इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, ये इंटरनली देना चाहिए। और व्रण का जो किनारा होता है वो बहुत लाल है और बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे चिर दिया है पूरा, जिस तरह से आप ऐसे कल्पना करिए कि गन्ने का जो छिलका है, गन्ना आप कर रहे हैं तो वो छिलका ऐसे चीरा जाता है, ऐसे निकाला जाता है, उस तरह का वेदना अगर व्रण में हो रहा है और वहां से स्त्राव कम हो रहा है लेकिन बार बार ब्लड आ रहा है, तो बाह्य उपचार करना है तो वहां पे कासीस भस्म का प्रयोग इंटरनली खाने के लिए भी देना चाहिए, एक्सटर्नली भी करना चाहिए। इस तरह नेत्रग्रस्त व्रण हो गया, कनिनिकागत व्रण हो गया, तो कासीस भस्म का प्रयोग करना चाहिए।
कासिस भस्म जो है वो आरबीसी को बहुत जल्दी बढ़ा देता है, यह इसका विशेष धर्म है। और बालों के लिए कासिस भस्म का रसायन के रूप में प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये वात और कफ को दूर करता है, वात और कफ को शमन करता है। रस धातु, रक्त धातु को ये बहुत अच्छा रक्त का और रस का प्रसादन करता है। यकृत, प्लीहा, आमाशय, ग्रहणी और नेत्र, इसमें ये बहुत अच्छा काम कर देता है। लेकिन एक कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है कि कासिस भस्म को सभी लोग ना साथ में नहीं होता है। किसी किसी को कासिस भस्म देते हैं तो नौशिया फीलिंग होने लगता है, उल्टी आने लगता है। तो ऐसे में कासिस भस्म उनको बिल्कुल भी नहीं देना है। जिनको साथ में नहीं है, आपने 1-2 दिन दिया और पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, उससे तकलीफ हो रही है, तो यह पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अब आप लोग बताइए, कंचन मैम, आप कासिस भस्म का प्रयोग बहुत करती होंगी, आप बताइए मैम। प्रणाम सर। मैंने आपका बहुत यूज किया है सर इसको। जैसे कि मैंने नेत्र रोग में भी किया है, बालों के विकारों में भी किया है, यकृत विकारों में भी किया है, पांडु रोग में भी किया है, और जैसे व्रण में लोकल एप्लीकेशन के लिए भी किया है, और अभ्यंतर भी यूज किया है इसका। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और मैंने ऐसे भी किया है कि जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि जहाँ पे लोहा भस्म हम देने के बाद उनको जैसे विबंध की तकलीफ होती है, तो वहाँ पे हम मतलब उससे भी लाइट, जैसे मंडूर भस्म हो गया, मंडूर से भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, तो मंडूर से भी लाइट, जैसे कि काशी भस्म हो गया। तो ऐसे मैंने उसको चला के देखा है सर। जैसे जहाँ पे मतलब रक्तवर्धन करना था मुझे, तो लोह भस्म सूट नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे काशी भस्म ने बहुत अच्छा काम किया था। तो बहुत ही अच्छा यूज है इसका, और मैं बहुत यूज करती हूँ इसे। बहुत सारे पेशेंट, मतलब कैंसर के पेशेंट में भी मैंने यूज किया है। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या फिर यकृत के कोई भी विकारों में, जैसे कि हमें कामला है, पांडु है, इनमें भी बहुत अच्छे से यूज होता है। मतलब एक नॉर्मल, जैसे हम बोले कि हर एक हम बीमारी में हम ऐसा सोचते हैं कि रक्त हमारा जीवन है, तो हमें रक्त का प्रसादन करना है, रक्त का वर्धन करना है, तो हमें कुछ ना कुछ मेडिसिन ऐसी खिलानी पड़ती है कि जो रीजनरेशन के काम में आए। तो ये बहुत ही अच्छा रीजनरेशन करता है। मेरे एक पेशेंट था कि जहाँ पे नॉन हीलिंग अल्सर उसके पेट पे हुआ था, उसमें भी मैंने इसको वंग भस्म के साथ रस सिंदूर ऐड करके, काशीस भस्म, स्फटिक भस्म ऐड करके दिया था। वहां पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पूरा हील हो गया, वो वुंड पूरा हील हो गया। अभी भी पेशेंट बहुत अच्छा है। बिहार से मुझे कॉल आते हैं उसके कभी कभी, तो वो अभी भी बोलता है बिल्कुल फिर से वापस रिकरेंसी कुछ नहीं हुई है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। जी सर। मैम कौन से 3 भस्म मिक्स किया आपने? स्फटिक भस्म, वंग भस्म, हाँ, काशीस भस्म, रस सिंदूर, गिलोय सब ऐसे पूरा कॉम्बिनेशन बना के दिया था। ओके, थैंक यू। और डॉक्टर मैम आदित्य रेशियो सर, सम आपको मात्रा थी। सॉरी सर, मैम रेशियो सम था, सम मात्रा हाँ, में। हाँ, आप रख सकते हो सर सम मात्रा में। 10-10 ग्राम आप ले लो, और पूरे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मतलब 1 मंथ का वो पूरा मेडिसिन बन जाता है। और बीडी आप देती थी या सिंगल डोज दिन में, बीडी मतलब? बीडी डोज, मतलब 125 मिलीग्राम तक मैंने दिया था वो पेशेंट में, क्योंकि बहुत डीप वुंड था, मतलब पूरा हर्नियोप्लास्टी हुआ था। तो वो 3 महीना एडमिट थे केएम में, तो वो हील ही नहीं हो रहा था वुंड। जैसे ड्रेन डाल के वो छोड़ देने वाले थे कि 3 महीना हो गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारा एंटीबायोटिक खिला दिया, अभी आप जाओ, अगर हील होता है तो ठीक है, नहीं तो वो ड्रेन में कलेक्ट होते रहेगा पस, तो हम देखेंगे। तो वहां पे ये इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था मुझे। जी सर। थैंक यू मैम। सर, ये थोड़ा सा आपने प्रिपरेशन मेथड इसका बता देंगे? जैसे 1 किलो अगर हमने काशीस लिया, फिर तेल कितना प्रोपोर्शन रहेगा, कितने समय के लिए उसमें डालना पड़ता है? ये रस शास्त्र में कौन एमडी है, उन्होंने किया है। मैंने इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया है, मैं बस पढ़ा सकता हूँ। रस शास्त्र में किसने किया है एमडी, किसको इसकी जानकारी है कि कितना लेना चाहिए? कोई नहीं है यहाँ पे, रस शास्त्र वालों को ज्यादा मालूम होगा। अगर मेरे जैसे हिसाब से उतना लेते हैं कि वो डूब जाए। डूब जाए। और सर कितने दिन के लिए, रफली 1 दिन के लिए जैसे रखते कि, और रफली जैसे आमतौर पे? जब डुबाते हैं तो वो, जब वो डुबाते हैं ना, तो ऐसे 5 चीजें हैं: तैलम, तकरे, गवाम मुद्रे, अयार नाले, उलट तजे। तो इसमें 7-7 बार डुबाना है। 7 बार 7 बार चेंज कर करके। हाँ, और फिर 35 बार टोटल हो गया।
जी सर। और फिर जब ये इसका ये डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, फिर सर उसको किस तरीके से वो गर्म करते हैं, वो बंद करके? फिर उसके बाद में भृंगराज रस में उसको डुबा के रखते हैं 1 दिन तक। जी और सर। उसके बाद में फिर इसको डोला यंत्र जो रहता है, जी सर। जी डोला सर। यंत्र का देखिए पारस डोला यंत्र का, जी तो सर। डोला यंत्र में पकाना है। अच्छा। पकाने के बाद फिर उसको 3 फुट देना है। तो सर कितने लंबे समय पकाएंगे, जब तक ये सूक्ष्म बारीक तीन और फुट ये रेखापूर्ण, तब तक पकाएंगे? 3 फुट अच्छा। 3 फुट तक। अच्छा। अब ये प्रत्यक्ष तो मैंने किया नहीं है, मैं तो, मेरा एमडी उस चीज में नहीं है। जो लोग करते हैं उनको ज्यादा मालूम होगा। जी सर, इन जनरल सर पूछा था कि जैसे हम पुटी डोला यंत्र में सारी भस्म को पुटी करते हैं ना, मतलब वो पकाते नहीं, हैं। डोला यंत्र में इसको पकाना है। जी सर, डोला यंत्र में पकाना है। हाँ। और उसमें भृंगराज रस और कुमारी का जो जेल है वो डालना है। फिर उसके बाद में घोट के, फिर इसके बाद में फिर इसका पुट देना है। अच्छा। सर पुट भी डोला यंत्र में ही देते हैं ना? नहीं, डोला यंत्र में नहीं। डोला यंत्र कैसा मटका होता है। अच्छा। मटका होता है और उसके उसका जो गला होता है मटके में, वहां से एक पोटली की तरह से लटका देते हैं। और उसमें पानी भरा रहता है, मतलब जो भी चीज, जब भृंगराज का रस और कुमारी का जल डाला है इसमें, उसमें फिर उबालते हैं कम अग्नि पे। तो वो एक तरह से स्वेदन संस्कार हो जाता है वहाँ। जी सर। पुट जो देना है वो तो हम लोग गड्ढा खोदते हैं, और उसमें जो ये रहता है गोबर के उपले रहते हैं, जी वो सर। डाल के और वो जलाते हैं पुट। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी ने बनाया है क्या? जैसे काशीस भस्म मिलता है, रेडीमेड मिलता है, किसी ने बनाया तो बताइए। मैंने बनाया नहीं है, मैं बस थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। सर एक चीज और सर, जैसे जितनी पुटी देते हैं किसी भी भस्म में, तो वो उतनी पावरफुल, मतलब जमीन आसमान का अंतर आ जाता है बहुत। जैसे हाँ 12-12 साल लोग हाँ पुटी देते रहते हैं और वो इतनी पावरफुल मेडिसिन हो जाती है। हाँ। तो वो यही गोबर के उसके साथ पुट देते हैं बार बार। नहीं, हमारे सर बताते हैं, जमदग्नि सर की, उनके एक गुरुजी थे, उनके क्लिनिक में केवल 4 भस्म रहते थे। और वो जो कोयले का शेगड़ी होता है ना, जो शिमला में, जम्मू कश्मीर के लोग शेगड़ी जी सर। रहते जी हैं, सर। जी ऐसे सर। उनके पास एक यंत्र था जिसमें कोयला हमेशा वो डालते थे, और वहाँ छोटा सा मटका टाइप डाल के, और उसको हीट देते रहते थे कंटिन्यू। तो उनके पास 4 ही भस्म थे। तो हमारे सर उनके पास सीखने गए आयुर्वेद, लेकिन उन्होंने सिखाया नहीं। तो उन 1980 की बात है, जब मेरा जन्म हुआ था। उस टाइम पे सर उनके पास जाते थे, तो उनके पास एक बॉम्बे मुंबई की ना एक पॉलिटिशियन की वाइफ बुर्का पहन के आई। उनके पूरे बॉडी में ये हो गया था, वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा हो गया था, पित्र हो गया था। तो उन्होंने उनको कहा, जमदग्नि सर को कहा कि अभी वो स्टूडेंट थे, उनको बोला कि वो लेके आ, वो लेके आ, वो लेके आ। ऐसे 4 भस्म लिए, और कहा कि इसको ऐसे मिक्स करो, और आधा आधा रत्ती की ऐसे पुड़िया बनाओ। और 15 दिन का दवाई दिया। और 1980 में 1 लाख रुपए लिया एडवांस। और फिर 15 दिन के बाद 1 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए उस जमाने में। तो आज के उस टाइम पे कितना लोगों को पेमेंट ही मिलता था, 70 रुपए 50 रुपए। और उस जी टाइम जी। पे अरबों अरबों का इतना, मतलब इतना पैसा लिया उन्होंने, मतलब वैल्यू कितना होगा। और मेरे सर ने देखा ना, तो वो पहले जो आई थी मैम, वो पूरा हम्म। वाइट थी, 15 दिन में वो पूरा नॉर्मल हो गई। लेकिन वो वाह। क्या चीज डाला था, ये मेरे सर को मरते दम तक नहीं बताया उन्होंने और बस मेरे सर को इतना मालूम है कि वो जो शेगड़ी रहती है ना, कोयला डाल के, और उसमें छोटा सा मटका टाइप डाल के, और वो हमेशा हीट देते रहते थे उसको, उसको पकाते रहते थे। लेकिन क्या चीज था नहीं बताया। अपने साथ ही सारी विद्या लगी, अपने सगे बेटे को भी नहीं बताया। सर थैंक यू सर, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे सर बताते हैं ये सब बात। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताने? काशीस भस्म का प्रयोग किसने किया है? माधुरी मैम, आप लोगों ने किया है काशीस भस्म का प्रयोग? सर काशी तेल भी ऐसा ही बनता है क्या सर? काशी शादी तेल, हाँ काशीस काशी भस्म सदी से तेल बनता है। अलग है क्या सर? इसी से बनता है, लेकिन वो मैं उस पर लेक्चर लेके बताऊंगा। काशी शादी तेल इसी से बनता है ना, अच्छा। और भी द्रव्य रहते हैं, घटक द्रव्य डाल के। माधुरी मैम, आप क्या बोल रही थी? सर माधुरी मैम, मैंने नहीं यूज किया है, पर अभी आपने बोला है तो एक पेशेंट आने वाला है सर, ये नॉन हीलिंग वुंड का मैं सोच रही हूँ अभी, ये कासिस बस आपने बोला है तो ट्राई करके देखो। हाँ
कंचन मैम ने तो बहुत यूज किया है, तो कंचन मैम का ओपिनियन लीजिए, बहुत हाँ अच्छा है। हाँ, कंचन मैम का तो opinion ठीक है, और किसी ने यूज तो किया है बताया थे। एच बढ़ाने के लिए, मेंसेस रेगुलर करने के लिए? गीता पटेल मैम आपने यूज किया है? मंगला मैम काशीस भस्म का प्रयोग किया है क्या? सुनीता मैम, शशि मैम, कुछ बोलिए आप लोग। प्रशांत भट्ट जी, बाबा रामदेव का भी आता है पतंजलि का काशीस भस्म, अब यूज नहीं किया है तो यूज करिए, फिर हमें भी बताइएगा। शशि मैम बोलेंगी कुछ? गुड इवनिंग सर। मैंने यूज नहीं किया, पर मैंने देखा जो पुराने वैद्य हैं वो जैसे पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, जहां पर भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहता है, खास करके ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर वो लोग काशीस भस्म या कहरवा पिष्टी ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये मैंने हाँ देखा है। जैसे वो लोग बोलबद्ध रस, काशीस, ये सब चीजें ही वो लोग यूज करते थे। जैसे दुर्वासुरस वगैरह बोलते हैं ना, नागकेसर वगैरह, नहीं तो वो लोग तो ये चीजें यूज करते थे, उनको देखा है मैंने सर यूज करते हुए। मैंने अलग से अकेले यूज नहीं किया, बट आज आपका सुनने के बाद मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम रहता था कि जैसे उनको प्लेटलेट काउंट काफी कम हो जाता है, या कभी कट कोई ही लग जाए तो एक बार वो हील हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा ब्लड, फिर हल्का सा कुछ लगता है, फिर तुरंत ब्लीडिंग होने लगता है उनको, जैसे शेव वगैरह करते वक्त। तो मैं सोच रही थी फिर उनको चला देती हूँ, है ना। जी। और कल आप योगा करी थी तो वो सर बैठे थे पीछे। हाँ, खाना खा रहे थे सर। हाँ हाँ, बहुत स्मार्ट है। ठीक थैंक है। यू सर। हाँ, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। आप लोग काशीस भस्म का प्रयोग करिए, सब लोग करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, फिर हमें भी बताइएगा। ठीक सर है, तो मैं आप हाँ बोलिए गुड सर। इवनिंग सर। सर आपने जो ये बताया था सफेद बाल और चेहरे पे रिंकल्स के लिए, इसमें आपने हाँ, 3 चीजें बताई थी, कशीस भस्म, कांतला और त्रिफला। तो ये ला- रसायन काल में 1 साल तक दे सकते हैं अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो? हाँ, 1 साल तक देने के लिए बोला है, तो 1 साल के बाद धीरे 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 वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके। ब्लड सम सर, मात्रा में ही ऐड करेंगे इसे? जी सर, सम मात्रा में ऐड करेंगे ना कम मात्रा रेशियो? में। हाँ, त्रिफला और कांतलो इसलिए दिया है कि कांतलो से कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसलिए कुछ ओ, अनुलोमन होना चाहिए। और एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रहा है, और ब्लड का क्वालिटी अच्छा कर रहा है, मतलब रक्त का प्रसादन अच्छा कर रहा है, कैपिलरीज को स्ट्रेंथ दे रहा है, तो वहां पे अपने आप रसायन कार्य होगा, तो रिंकल्स अपने आप जाएंगे। और सर थैंक इसको यू। इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन मधु और घी के साथ लेना सर, इक्वल प्रोपोर्शन मधु और यूजुअली घी मन। कम मात्रा में, मधु और घी जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, तो वीक हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आप लोग यूज करिए रसायन काल में इसका प्रयोग। और आदित्य सर, आप कैंसर के पेशेंट को दीजिए, फिर आप बताइएगा हमें। जहाँ पर भी हीट हीट बढ़ा हुआ है वहाँ पे, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने वहाँ पे काशीस वस्तु का प्रयोग करिए। सर बट ये उष्णवीर्य है तो दे सकते हैं फिर हीट वाले में? उसमें भी तो है, लेकिन ये तिक्त भी है, कषाय भी है, मधुर विपाकी है, पेट में जाके विपाक इसका मधुर हो जाता है। अच्छा सर, आपने बाद में बताया कि ये आम का भी पचन करता है, अग्नि प्रदीप्त हाँ, करता है, तो दशरथ के फिर समुच्चय ताम में ऐसा ताम बोला है में कि भी दे आम का भी सकते हैं? हाँ अगर पेशेंट ताम अवस्था में आए तो भी दे सकते हैं ना फिर? हाँ, दे सकते हैं। अग्नि को ओके प्रदीप्त करता है, और रक्त की धातु अग्नि को अच्छा करता है। ओके। तो किडनी पेशेंट में दे सकते हैं, सीकेडी अगर हाँ है हाँ, उसमें किडनी के पेशेंट में भी, जहाँ आरबीसी कम हो रहा है डायलिसिस कर करके, उसमें भी हाँ काशीस भस्म का प्रयोग करने से फायदा होता है। या बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, या मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से शार काशीस तेल भी होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं काशीस के योग, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कभी। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अभी हम 8:15 पे मिलेंगे, और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी एक बहुत अच्छा केस लेके आने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर। इसके बाद मिलते हैं। प्रणाम सर।